सलाम वालेकुम बेटा। आज के इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्लास में हम सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक सेल क्या होती है, एक सर्किट में कौन कौन सी टर्म, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, सेल के रिलेशन में इम्पोर्टेंट है। और अगर एक सर्किट में बहुत सारे सेल्स हैं तो हम कैसे नेट वोल्टेज, नेट करंट या टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है बेटा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज ए सेल। और अगर आपके पास बहुत सारी सेल्स कनेक्टेड हो और वो एक ही यूनिट एक्ट करेंगी, डिफरेंट सेल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म ए सिंगल यूनिट, उसको हम बैटरी कहते हैं। वी कॉल दैट अ बैटरी। ठीक है। और यूजुअली हम सेल और बैटरी ये सिनोनिमसली यूज करते हैं, सेल और बैटरी। पर आप याद रखेंगे सेल इज बेसिकली अ सिंगल यूनिट, a single piece, but if you have many cells connected in such a way that they form a single unit, वो एक ही यूनिट एक्ट करेंगे, कॉम्बाइन होके एक ही यूनिट एक्ट करेंगे, तो उसको हम फिर जाके बैटरी कहते हैं। ठीक है। तो बेटा इस सेल या बैटरी के लिहाज से जो भी बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, वो पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सेल होती है बेटा, इस सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, तो मैं हल्का सा आइडिया देता हूं आपको। बेटा एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन आयनिक सॉल्यूशन होता है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है। और इस इलेक्ट्रोलाइट में हम दो रॉड्स को इमर्स करते हैं, वी इमर्स टू रॉड्स। इन रॉड्स को हम बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। ये है बेसिकली दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। एक कंटेनर होता है, इसको वोल्टामीटर कहते हैं। इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दिस इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। और इस इलेक्ट्रोलाइट में दो रॉड्स इमर्स किए हुए होते हैं, उनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एक रॉड पे पॉजिटिव आयंस जमा होते हैं, पॉजिटिव आयंस कलेक्ट होते हैं, कैटायंस कलेक्ट होते हैं, तो वो एक्ट करता है एज ए पॉजिटिव टर्मिनल। दूसरी रॉड पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब एनाइंस एक्यूमुलेट होते हैं, और वो एक्ट करता है एज अ नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। तो यहां दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको कभी हम कैथोड भी कहते हैं, और दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज एन एनोड। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे एक्यूमुलेट होते हैं? बेसिकली अंदर से जब रिएक्शन हो जाती है इलेक्ट्रोलिसिस, तो उस रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट होते हैं और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होते हैं। तो सारे पॉजिटिव चार्जेस एक इलेक्ट्रोड पे जमा होते हैं और सारे नेगेटिव चार्जेस दूसरे इलेक्ट्रोड पे जमा होते हैं। ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि ये यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, अब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को जो इन दो टर्मिनल्स के बीच में क्रिएट होती है, उसको हम कहते हैं वोल्टेज ऑफ द सेल, या उसको हम ईएमएफ ऑफ अ सेल कहते हैं। सो ईएमएफ ऑफ ए सेल, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, आप सिंपली याद रखेंगे, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। इसको प्रिसाइसली हम डिफाइन करेंगे आगे जाके, पर पहले आप ये बेसिक कंपोनेंट्स याद रखिए। ठीक है बेटा। अब एक और चीज यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये तो सेल का बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, कंटेनर है, इलेक्ट्रोलाइट है और दो इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है बेटा। डेफिनेशन के लिहाज से सेल किसको कहेंगे बेटा? अगर हम सेल को डिफाइन करेंगे तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए कैसे। बेसिकली अंदर से जब रिएक्शन हो जाती है तो रिएक्शन का मतलब है केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उस केमिकल एनर्जी से क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये सारा जो काम होता है ये केमिकल एनर्जी से होता है। तो उससे फिर क्या हो जाता है बेटा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुए, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुए, तो वहां से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गई, ये कहां से जनरेट हो गई? ये बेसिकली केमिकल एनर्जी जो इस
सेल की थी वही कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गई। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गई, अगर आप इन दो इलेक्ट्रोड्स को कम ऐसे ज्वाइन करेंगे वाया ए रेजिस्टर, तो इस रेजिस्टर के थ्रू करंट पास होगी। करंट पास होने का मतलब है देयर इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ए सेल इज बेसिकली ए डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन है। तो केमिकल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, और वो केमिकल एनर्जी जो है that creates a potential difference, and that potential difference is actually the creation of an electrical energy. Fine, शाबाश। अब देखो बेटा, हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, दो तरह के सेल्स होते हैं। We have actually two types of cells. एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल, एक हमारे पास प्राइमरी सेल होती है, दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी सेल। और ये जो दोनों टाइप्स ऑफ सेल्स होती है ना, ये बेसिकली वी डिफरेंशिएट दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स actually on the basis of chemical reaction, the type of chemical reaction that is actually taking place inside the cell. अंदर से जो chemical reaction होगी, we are not going into the details of those chemical reactions because that's the part of chemistry. वो आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एक यूनिट आ जाता है केमिस्ट्री में, वहां ये डिटेल्स में आप पढ़ते हैं। तो मैं खाली एक आइडिया देता हूं आपको बेटा। प्राइमरी सेल में क्या होता है, अंदर से जो रिएक्शन होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट में रिएक्शन होती है, वो नॉन रिवर्सिबल होती है। दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब है प्राइमरी सेल में खाली केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रिवर्स प्रोसेस नहीं होती। प्राइमरी सेल में खाली सेल जो है वो डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज का मतलब है खाली हम सेल यूज कर सकते हैं। जब आप सेल यूज करते हैं, यूज करने का मतलब है कि सेल जो है ये करंट दे रही है। जब करंट दे रही है, जब ये जो सेल करंट दे रही है, इसका मतलब है कि अंदर से जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जब सारी केमिकल एनर्जी खत्म होगी, ये सारी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये जो सेल है, दिस सेल विल गेट एग्जॉस्टेड। फिर इस सेल को हमें फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये यूज हो जाती है पूरी, ये खत्म हो जाती है। पर ये जो सेकेंडरी सेल होती है ना बेटा, सेकेंडरी सेल में क्या होता है, पहले केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब आप सेल को यूज करोगे। फिर अगर आप सेल को रिचार्ज करोगे, रिचार्जिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी सेल में जो अंदर से रिएक्शंस होते हैं ना, दोज आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल, दे कैन टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन। या आप सिंपली याद रखिए कि प्राइमरी सेल में खाली केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जब सारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो फिर ये सेल जो है ये एक्सपायर हो जाती है, इसको फेंकना पड़ता है। पर जो सेकेंडरी सेल होती है ये एक्सपायर नहीं होती। जब इसमें सारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब आप सेल को यूज करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करने के दौरान। जब ये आपने इसको कंप्लीटली यूज किया, केमिकल एनर्जी सारी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर आप क्या करते हो, आप इस सेल को चार्ज कर सकते हो। तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है, चार्जिंग के दौरान रिवर्स प्रोसेस होती है। चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। जिस सेल को आप चार्ज कर सकते हो उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं, और जिस सेल को आप चार्ज नहीं कर सकते, मतलब जो वन टाइम यूज है, वन टाइम यूज फिर उसको थ्रो करना पड़ता है, दैट इज अ प्राइमरी सेल। और टेक्निकली डिफरेंस क्या है, जो प्राइमरी सेल में जो अंदर से रिएक्शंस होती है ना, दोज आर इरिवर्सिबल, बट जो सेकेंडरी सेल में रिएक्शंस अंदर से होती हैं दैट आर एक्चुअली रिवर्सिबल। दे कैन टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दे कैन टेक प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन। फाइन, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्राइमरी सेल एंड ए सेकेंडरी सेल। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए सेल। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, इस सेल के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम डिफाइन करेंगे। पहली जो टर्म हम डिफाइन करेंगे दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से।
इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी टर्म जो हम एक्सप्लेन करेंगे दैट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तीसरी टर्म जो हम डिफाइन करेंगे दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ को हम बेटा स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिफाइन करते हैं, सॉरी वी से डिनोट करते हैं। देखो बेटा ये तीन टर्म्स हम डिफाइन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं यहां पे बनाऊंगा एक सेल बनाऊंगा, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेसिक सेल का। ये बेटा इलेक्ट्रोलाइट है इसमें, ठीक है, जिसमें रिएक्शंस होती हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है दिस इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं, सो दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड लेट अस सपोज दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है बेटा। सो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। बेटा जब आप सेल को यूज करते हो ना, सेल को यूज करने का मतलब है कि व्हेन यू कनेक्ट दिस सेल टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर, जब आप इस सेल को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करोगे तभी जाके तो करंट फ्लो होगी इस सेल से। अगर आप चाहते हो कि ये सेल को आप यूज कर लो, यूज करने का मतलब है कि यू हैव टू कनेक्ट दिस सेल टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ताकि करंट फ्लो हो जाए, और करंट हमेशा स्टार्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनल से एंड दैट कम्स टुवर्ड्स दिस नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यूज करने के दौरान द डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड द सेल इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पर अगर आप रिचार्ज करते हो, यूज करने को हम डिस्चार्ज भी कहते हैं, यूज सेल यूज करना मतलब सेल इज डिस्चार्जिंग। अगर आप सेल को रिचार्ज करते हो, रिचार्ज, उस टाइम पे करंट उल्टे डायरेक्शन में आ जाती है, करंट एंटर्स द सेल एट पॉजिटिव टर्मिनल एंड करंट लीव्स द सेल एट नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इसको हम सिंबॉलिकली सर्किट में ऐसे दिखाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है बेटा। ऐसे हम सेल को डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रही है ऐसे, ठीक है, सो इसका मतलब है ये जो सेल है ये यूज हो रही है, और इसको आप कहते हो कि ये द सेल इज डिस्चार्जिंग, वी कॉल दिस डिस्चार्जिंग। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रही है तो यहां से अंदर आएगी, फिर मैंने पार्शियल सर्किट बनाया, यहां से करंट बाहर जा रही है, यहां से वापस आएगी। सो यूज करने के टाइम या डिस्चार्जिंग के दौरान जो करंट की डायरेक्शन होती है ना आउटसाइड सेल, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। चलो पूरा सर्किट अगर बनाते हैं तो ऐसे मान लो ये रेजिस्टर हमने लगाया ऐसे, तो ये ऐसे करंट आएगी, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टर, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टर को हम लोड कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस। जब तक आप ये रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करोगे इस बैटरी के साथ तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। तो आप देखिए जब सेल यूज होती है ना तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द सेल, पर इनसाइड द सेल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर आपको देखना है कि ये सेल यूज हो रही है, ये डिस्चार्ज हो रही है कि रिचार्ज हो रही है, आप डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रही है करंट तो ये डिस्चार्ज हो रही है। अब अगर ऐसे हो रहा है, अब अगर बेटा ऐसे हो रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रही है ऐसे, यहां से बाहर जा रही है ऐसे, ठीक है। तो बेटा इस कंडीशन को हम कहते हैं रिचार्जिंग। इसका मतलब है ये जो सेल है ये रिचार्ज हो रही है, दिस इज रिचार्जिंग ऑफ सेल। सो आप देखिए डिस्चार्जिंग के टाइम पे करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रही है, और रिचार्जिंग के टाइम पे करंट पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स में जा रही है, ठीक है बेटा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जो यहाँ पे बता रहा हूं दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि जब तक आप एक सेल के साथ एक्सटर्नल लोड कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो है ये सेल करंट नहीं देगी। जब तक कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट नहीं करेंगे वाया ए लोड रेजिस्टेंस तब तक ये सेल करंट नहीं देगी। तो सेल यूज करने का मतलब है यू हैव टू कनेक्ट दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल वाया ए लोड रेजिस्टेंस। ऐसे एक कनेक्शन उठाया, ये बीच में लोड रेजिस्टेंस डाल दिया, तो यहाँ पे तो इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो बेटा करंट पास होगी, ठीक है। आराम से देखो,
नाउ आई हैव टू डिफाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, यहां पे आप आराम से देखो बेटा, ये जो सेल है ना, सेल, ये सेल, इस सेल को छोड़ो, इस सेल का कौन कौन सा पार्ट अभी आपको पता है। एक तो ये कंटेनर है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, और ये दो इलेक्ट्रोड्स है। ये रेजिस्टर है ना बेटा, इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बेटा इस रेजिस्टेंस को छोड़ के जरा मुझे बताओ, ये जो करंट है ना, ये कहां कहां से पास होगी, क्योंकि सर्किट तो क्लोज हो गया। चलो, आउटसाइड द सेल द करंट इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स दिस रेजिस्टर एंड देन दिस इज कमिंग टुवर्ड्स दिस नेगेटिव टर्मिनल। पर बेटा अंदर सेल के इनसाइड में ये करंट कहां से जा रही है, ये करंट जो है ये इस इलेक्ट्रोड से होके फिर इस इलेक्ट्रोलाइट में जाएगी, फिर इलेक्ट्रोलाइट से आके इस इलेक्ट्रोड में जाएगी, फिर इलेक्ट्रोड से वापस आके बाहर निकलेगी। सो देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स। तो इसको ऐसे नहीं बना सकता हूं, ये मान लो एक बैटरी है, ये एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये सेल है बेटा। तो अगर इसको यूज करना है तो हमें इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मान लो मैंने एक रेजिस्टेंस लाया यहाँ पे, दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस। कनेक्ट करने का मतलब है एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, जब सेल यूज होती है तो ऐसे करंट जनरेट होती है, ऐसे करंट आ जाती है, ठीक है बेटा। अब जब आप करंट को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो एक तो करंट है आउटसाइड द सेल, दूसरी यही करंट पास होती है इनसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल जो भी रेजिस्टेंस होगी ना बेटा, जो भी रेजिस्टेंस फेस करेगी ये करंट, वी कॉल दैट एक्सटर्नल और लोड रेजिस्टेंस। और इनसाइड सेल, क्योंकि जब करंट सेल के अंदर चली जाएगी, सेल के थ्रू चली जाएगी, सेल के थ्रू चली जाएगी तो अंदर भी अपोजिशन होगी। तो जो सेल खुद की जो रेजिस्टेंस होगी ना, जो सेल अपनी जो रेजिस्टेंस है जो इस करंट को ऑफर करेगी, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं बेटा, करंट को पास होना है दो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। जब करंट सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू पास होती है, सेल के अंदर से पास होती है, तो अंदर से का क्या मतलब है, अंदर से पास होने का मतलब है सेल को पास होना है दो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। और आपको पता है कि जब भी करंट किसी भी सबस्टेंस के पास, किसी भी सबस्टेंस के थ्रू चली जाती है, हर एक सबस्टेंस की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है। अब किसी सबस्टेंस की रेजिस्टेंस कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। अब बेटा बताओ मुझे, ये जो सेल है ना, सेल का अपना कंपोनेंट है दो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। जब करंट इन दो इलेक्ट्रोड्स और इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होगी तो ये भी अपनी रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, इनकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। बेटा इन्हीं की रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होती है ना, इट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स and the electrolyte of a cell when current passes through the cell। और ये तब पॉसिबल है जब सेल यूज होगी। बेटा व्हाट इज रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू करंट, बेसिक डेफिनेशन है ना। पर अपोजिशन तब होगी ना जब करंट होगी। तो करंट कब होगी, सेल के थ्रू करंट पास कब होगी, जब सेल यूज होगी, या जब सेल यूज होगी, जब सेल डिस्चार्ज होगी, या जब सेल रिचार्ज होगी। तो जब भी सेल के थ्रू करंट पास होगी तो इसकी एक अपनी रेजिस्टेंस होती है। और वो रेजिस्टेंस किसकी होती है, बेसिकली वो रेजिस्टेंस दो इलेक्ट्रोड्स की होती है और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी होती है। तो इन सारी रेजिस्टेंस को जोड़ के हम कहते हैं दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और वी कॉल दिस एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो सिंपल बेसिक डेफिनेशन क्या है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस की, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स और एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। ठीक है बेटा। सो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। और जब हम सेल एक्चुअली दिखाते हैं ना किसी भी सर्किट में, उसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। एक तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इसके साथ हम एक हल्की सी थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी दिखाते हैं। ये बेसिकली बेटा सेल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो हम सेल एक सर्किट में डिनोट करते हैं, वो ऐसे करते हैं। ये सिंबॉलिकल स्ट्रक्चर है, सिंबल एक सेल का यही है।
इसमें जो बेटा ये आपने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई ना बेटा, दिस इज एक्चुअली द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, क्योंकि सेल की एक अपनी रेजिस्टेंस होती है और उसी रेजिस्टेंस को आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और मान लो ये अगर सेल है, अगर आपको यूज करना है तो एक लोड रेजिस्टेंस डालनी पड़ेगी। देखो ये लोड रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस में क्या फर्क है? ये रेजिस्टेंस सेल की अपनी रेजिस्टेंस है, जब करंट इस सेल के थ्रू पास होगी तो वहां से जो रेजिस्टेंस ऑफर होगी दैट इज दिस मच रेजिस्टेंस। और जो एक्सटर्नल सेल के बाहर वाले हिस्से में, जो सेल के बाहर जो रेजिस्टेंस है सर्किट में, दैट इज दिस लोड रेजिस्टेंस, वी कॉल दिस एज लोड रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई है? अब ये और ये सीरीज में आ गई, सो टोटल रेजिस्टेंस इज एक्चुअली R प्लस R। सो दिस इज एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बेटा इस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आप याद रखेंगे, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड है कि किस सेल की कितनी रेजिस्टेंस है, किस सेल की कितनी रेजिस्टेंस होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। मैं लिखूंगा यहां पे कि फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ये कौन कौन से फैक्टर पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड है? ठीक है, तो पहला फैक्टर बेटा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना बेटा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। बेटा इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? सपोज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। जितनी ये डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी बेटा इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। आराम से देखो बेटा, देखो ये एक्चुअली इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। आपने रेजिस्टेंस पढ़ी है, हमने रेजिस्टेंस आपको एक्सप्लेन की है बेटा। वहां आपने देखा है कि रेजिस्टेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, बेसिक फॉर्मूला है कैलकुलेट जब हम रेजिस्टेंस करते हैं किसी भी सबस्टेंस की, दैट इज एक्चुअली रो एल बाय ए। और वहां आपने पढ़ा है दिस एल इज बेसिकली द लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। एंड व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज बेसिकली the length between those two points between which potential difference has been applied। मान लो ये अगर एक रॉड है तो इसकी कितनी लेंथ है, यहां हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, यहां हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, तो जितनी इस रॉड की लेंथ होगी ज्यादा उतनी इस रॉड की रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो बेटा वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इस रॉड और इस रॉड के बीच में है, और इन दोनों रॉड के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो बेटा यूजुअली हम क्या करते हैं फिर, अगर हमारे पास बड़ी बैटरी होगी, मान लो हमारे पास बहुत बड़ी बैटरी है, ऐसे बैटरी या सेल है, मतलब उसके डायमेंशन बहुत बड़े हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रोड दूर दूर रखेंगे, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड रखा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हमने रखा, तो इसकी ऑब्वियसली इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एंड दैट इज एन अनडिजायरेबल थिंग। हम नहीं चाहते कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो। फिर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स इमर्स करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड्स इमर्स करते हैं। फिर क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को फिर कनेक्ट करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करते हैं, इसी तरह नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को भी कनेक्ट करते हैं। जब सारे पॉजिटिव्स को कनेक्ट किया तो वहां पे एक पॉजिटिव बनेगा, सारे नेगेटिव्स को कनेक्ट किया तो एक ही नेगेटिव बनेगा। तो इससे क्या हो जाता है बेसिकली, इससे बेसिकली जब आप बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स इमर्स करते हो ना, इससे बेसिकली ये जो डिस्टेंस दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होती है ये रिड्यूस हो जाती है। अब जब ये रिड्यूस होगी, इससे क्या होगा, डिस्टेंस कम होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है। तो इससे जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी कम होती है तो आपकी जो बैटरी है दैट बिकम्स एन इफेक्टिव बैटरी, क्योंकि ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होना मतलब ज्यादा एनर्जी लॉस होना। तो आप नहीं चाहते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो आपने देखा होगा कि जो आपके घर में बैटरी होती है ना, इन्वर्टर की बैटरी, तो उसमें बहुत सारे टर्मिनल्स, बहुत सारे रॉड्स बेसिकली इमर्स हुए होते हैं। तो हमें तो दो ही पॉइंट्स चाहिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बहुत सारे रॉड्स को इमर्स करने का क्या मकसद है, तो बहुत सारे रॉड्स को इमर्स करने का मकसद बेटा ये है कि इससे डिस्टेंस बिटवीन टू रॉड्स जो है वो कम हो जाती है। डिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, सो देयर विल बी लेस एनर्जी लॉस। ठीक है, तो पहला फैक्टर जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। फाइन, शाबाश। अब दूसरा फैक्टर बेटा,
ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच इज इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, ये फैक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। रेजिस्टेंस की जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां पे इनवर्स रिलेशन है एरिया के साथ, यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन आ जाती है। पर ये एरिया कौन सा है बेटा? ये एरिया है कि आप इलेक्ट्रोड का कितना पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट में डुबाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रोलाइट है यहां तक, एक हो गया, आपने रॉड डाल दी, थोड़ा सा इलेक्ट्रोड को अंदर डाल दिया, छोटा सा एरिया अंदर डाल दिया। दूसरा होता है कि आपने सारी रॉड को अंदर डाल दिया इसमें, तो थोड़ा सा पोर्शन बाहर डाल दिया। बेटा ये जो एरिया है ना, बेसिकली दिस इज दिस मच सरफेस एरिया, ये वाला एरिया है। जितना एरिया आप इलेक्ट्रोड का डुबाएंगे, जितना एरिया आप इलेक्ट्रोड का इमर्स करेंगे ना इलेक्ट्रोलाइट में, उतनी आपकी रेजिस्टेंस उस बैटरी की या सेल की कम होगी। So this A is the area of electrolyte which is actually immersed inside the electrolyte. तो जितना एरिया ज्यादा होगा, मैंने अभी कहा कि डिस्टेंसेस को कम करने के लिए हम रॉड्स ज्यादा डालते हैं, तो इससे एक और फायदा है, जब आप बहुत सारे रॉड्स को इमर्स करोगे ना, तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो इमर्स होगा ना, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो इमर्स होगा इलेक्ट्रोलाइट में, वो भी बढ़ जाएगा। और उससे क्या होगा, आपकी रेजिस्टेंस जो है बेटा वो इनडायरेक्टली कम होगी। रेजिस्टेंस कम होगी, सो दैट इज ए गुड साइन। So your energy loss will be less. So दूसरा point, so पहला factor resistance, internal resistance of cell depends upon the distance between two electrodes. दूसरा factor, this internal resistance is inversely proportional to the area of electrolytes immersed. मान लो ये अगर electrolyte है, एक तो मैंने इतना इमर्स किया, जितना आप इसको ज्यादा इमर्स करोगे, एरिया ज्यादा अंदर हो गया, ज्यादा एरिया अंदर होने का मतलब है रेजिस्टेंस उस बैटरी की कम होगी। फाइन। सो दिस इज योर फैक्टर नंबर सेकंड। बेटा तीसरा फैक्टर है, दिस इज एन ऑब्वियस थिंग। ये जो रेजिस्टेंस है ना, दिस डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। एंड ये भी बेटा ऑब्वियस बात है कि आप कौन से किस मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स या किस मटेरियल का इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, उसी हिसाब से इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी। तो याद रखेंगे ये भी बेटा कि नेचर कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड्स या किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, उस हिसाब से भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस वैरी करती है। सो दिस इज फैक्टर नंबर थर्ड। सो वी हैव फैक्टर नंबर 4। चौथा जो फैक्टर है हमारा बेटा, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आप याद रखिए। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि जितना एक सेल का टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतनी उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा वो भी ज्यादा होगी। More temperature means more internal resistance. Sorry beta, this is not temperature, this is actually concentration. चौथा जो फैक्टर है, that is this resistance, internal resistance of a cell is directly proportional to the concentration of the cell. Concentration of the electrolyte. जितना इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेटेड होगा, you know dilute क्या होता है, concentrated क्या होता है, you have understood these terms in your chemistry. तो जितना एक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। सो दिस इज द फोर्थ फैक्टर, सो दैट दिस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। नाउ वी हैव फैक्टर नंबर 5, दैट इज दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बेटा जितना आप एक सेल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उतनी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि जब आपकी बैटरी प्राइमरी सेल आपके पास कभी होती थी, वो जब बेटा कंप्लीटली जो है वो आपने यूज की होती है, कंप्लीटली एग्जॉस्ट होती है, फिर आप कभी क्या करते थे, उसको आप बाहर धूप में रखते थे। धूप में रखने से क्या होता था बेटा, उसका जो एक्चुअली टेम्परेचर था ना, वो बढ़ जाता था। जब टेम्परेचर बढ़ जाता था, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती थी।
जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती थी फिर आप उसको थोड़ा सा फिर से यूज कर सकते थे। आपने कभी इसको एक्सपीरियंस किया हुआ होगा कि जब आपकी सेल एग्जॉस्ट हो गई, आपने उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको धूप में रखा या किसी और जगह रखा जहां पे उसका टेम्परेचर बढ़ गया। जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता था ना, फिर उसको आप फिर से थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए फिर से यूज कर पाते थे। तो उसका जो लॉजिक है वो ये है कि इंक्रीज टेम्परेचर करने से बेसिकली उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती थी, और जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती थी तो बेसिकली जो एनर्जी लॉस होता था हाई इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, अब वो नहीं होगा। तो कुछ टाइम के लिए अब आप वो उस सेल को फिर से यूज कर पाएंगे। ठीक है बेटा, सो दिस इज why that this internal resistance of a cell is inversely proportional to temperature. So these are the factors on which internal resistance of a cell depend. I hope कि ये आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड है। सो मैंने आपको 5 फैक्टर्स यहाँ पे बता दिए। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट्स, टू इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, nature and material of the electrolyte and electrodes, concentration of the electrolyte and temperature of the cell. टेम्परेचर, इस इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर क्या होगा उस पे ये डिपेंड है। ठीक है बेटा, सो चलो ये तो था सारा अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे बेटा ईएमएफ क्या होता है। व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF is denoted by E, terminal potential difference is denoted by V। देखो बेटा इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है। जब आप एक सेल लेते हैं ना, सेल आप दो कंडीशंस में इसकी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। आप वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हो डायरेक्टली कि कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, पर ये पोटेंशियल डिफरेंस आप दो तरह मेजर कर सकते हो, दो केसेस में मेजर कर सकते हो। सेल की वोल्टेज का मतलब है सेल की पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स कितनी है, पर इसके दो केसेस है। या तो ये सेल यूज हो रही है या तो ये सेल यूज नहीं हो रही है। या तो ये सेल कट ऑफ मोड में है, ये ओपन सर्किट में कि सेल यूज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बैटरी है, यही बैटरी, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं आपको पूछूंगा ना बेटा कि बताओ इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, आप वोल्ट मीटर डायरेक्टली लाएंगे और देखेंगे कि इस और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। पर जब आप ये मेजर करेंगे ना, आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। वो ये है कि क्या ये सेल यूज हो रही है, दूसरा है क्या ये सेल यूज नहीं हो रही है। अगर सेल यूज हो रही है इसका मतलब है द सेल इज इन क्लोज सर्किट, इसको हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। जब आप सेल यूज करते हैं, जब सेल करंट दे रही है या जब सेल चार्ज हो रही है, इसका मतलब है सेल इज इन क्लोज सर्किट। जब सेल यूज नहीं हो रही है ना, इसका मतलब है सेल इज इन ओपन सर्किट। ठीक है, तो अब याद रखेंगे आप, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स मेजर करेंगे, या तो आप क्लोज्ड सर्किट में मेजर कर रहे हैं या तो आप ओपन सर्किट में मेजर कर रहे हैं। अब बेटा अगर आप क्लोज्ड सर्किट में मेजर कर रहे हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अब तब कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप वही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे ओपन सर्किट में जब सेल यूज नहीं होगी, उसको तब जाके आप कहते हैं ईएमएफ। तो सिंपली याद रखेंगे ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोथ रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। अब ईएमएफ तब कहना है इस पोटेंशियल डिफरेंस को जब सेल यूज नहीं हो रही है, जब ये ओपन सर्किट में है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसको तब कहना है जब सेल यूज हो रही है, मतलब जब सेल क्लोज्ड सर्किट में। जब सेल करंट दे रही है, यूज हो रही है, इसका मतलब है क्लोज्ड सर्किट है, क्योंकि जब क्लोज सर्किट क्लोज होगा तभी तो करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी इसका मतलब सेल यूज हो रही है। उस टाइम पे जो उसके जो दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब अगर आपके हाथ में सेल है, ये अभी यूज नहीं हो रही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसको ईएमएफ कहते हैं। अब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यूज में डिफरेंस होता है। देखो बेटा, कभी ईएमएफ ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से और कभी
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही ज्यादा होगी ईएमएफ से। और ये जो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये एग्जिस्ट होता है बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वरना दोनों की डेफिनेशन सेम है ना, कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे मेजर करते हो? अगर आपको बाय डेफिनेशन इसको मेजर करना है, बाय डेफिनेशन इसको क्या कहते हो? आपने पहले यूनिट में पढ़ा है, जो आपका पहला यूनिट है फिजिक्स का, उसमें आपने बेटा पढ़ा है कि दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने का जो बेसिक आइडिया है, दैट इज कि अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, आपको कितनी वर्क करनी पड़ेगी। The potential difference between 2 points is basically the amount of work which will be done when you take a unit positive charge from negative terminal to positive terminal। तो कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी, that is equal to the potential difference between two points, but you have to take a unit positive charge। ठीक है, तो ये आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताता हूं कि दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। अगर सेल ओपन सर्किट में है तो इसको ईएमएफ कहते हैं, अगर सेल क्लोज सर्किट में है तो इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस कहां से आ जाता है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आ जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए बेटा, अगर ये सेल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हम लिखते हैं इस सेल का जो ईएमएफ है दैट इज ई, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज आर। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होता है। अगर ये सेल बेटा यूज होगी, डिस्चार्ज हो रही है, तो करंट यहां से बाहर आएगी। ठीक है, अगर इसी सेल को मैं रिचार्ज करूंगा तो सेल अंदर जाएगी ऐसे, तो करंट ऐसे अंदर जाएगी। इसका ईएमएफ हम ऊपर लिखते हैं ई और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है बेटा, तो होता क्या है बेसिकली, जब ये सेल यूज होती है ना, तो करंट इस सेल के थ्रू चली जाएगी। जब करंट इस सेल के थ्रू पास होती है तो उससे क्या हो जाता है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है बेटा, यू नो, अगर करंट आई है तो पोटेंशियल ड्रॉप आई आर होगा। सो दिस पोटेंशियल ड्रॉप इफेक्ट्स दिस ईएमएफ। मान लो अगर इस बैटरी की जो असली ईएमएफ है, सपोज दैट इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आपके पास बैटरी है हाथ में, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दैट इज 10 वोल्ट। सो इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है। फिर जब आप इसको यूज करेंगे, आपने इसको यूज किया, यूज करने का मतलब है कि इसके थ्रू करंट जाएगी। जब इसके थ्रू करंट जाएगी, अब इसकी अंदर से अपनी रेजिस्टेंस है, तो इसकी अंदर से इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से इसके अंदर में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। मान लो अगर पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट का होगा, इसकी असली पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट की थी ना, तो अंदर से ड्रॉप कितना हुआ, 2 वोल्ट, तो बचा कितना, 8। तो जब आप इसकी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, ये आपको 8 दिखाएगा, ये 10 नहीं दिखाएगा, क्योंकि करंट पास होने की वजह से अंदर से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, और वो ड्रॉप आपके इस ईएमएफ में से माइनस होगा। तो बाकी जो बचेगा, मान लो इसका असली ईएमएफ था ई, पर करंट पास होने की वजह से अंदर ड्रॉप हुआ आई आर, तो जो यहां से नेट वैल्यू आएगा ना बेटा, उसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो आप देखिए यहां पे जो आपका ईएमएफ है ना, दिस इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपका ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा कब होता है, जब सेल डिस्चार्जिंग मोड में होती है, जब सेल यूज होती है। क्योंकि जब सेल यूज होती है, करंट पास होती है, तो करंट पास होने से सेल के इनसाइड में क्या हो जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। कितना ड्रॉप हो जाता है, इक्वल टू आई आर। ये डिपेंड है कि करंट कितनी पास होगी और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी। इसीलिए बेटा अगर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ना, तो ड्रॉप भी ज्यादा होगा। ड्रॉप ज्यादा होगा तो इफेक्टिव वोल्टेज, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वो कम होगी। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे अंदर से ड्रॉप होता है। तो दिस इज योर ईएमएफ, दिस इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम। अब देखो बेटा, अगर सेल रिचार्ज हो रही है, जैसे ये कंडीशन लिया हमने, इन दिस केस सेल इज रिचार्जिंग। अब यहाँ पे करंट उल्टे डायरेक्शन में आ रही है ना, तो करंट उल्टे डायरेक्शन में आने का मतलब है यहाँ पे अंदर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, पोटेंशियल राइज होगा।
पोटेंशियल राइज होने की वजह से इसका जो ओवरऑल नेट इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस जो ये दिखाएगा वो ज्यादा होगा। इसका मान लो ईएमएफ होगा 10, अगर इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, रिचार्जिंग की वजह से जब करंट उल्टे डायरेक्शन में आ जाती है तो पोटेंशियल राइज होगा। मान लो इस रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल राइज हुआ, कितना पोटेंशियल राइज हुआ, इक्वल टू आई आर, एंड लेट अस सपोज दिस आई आर इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इसका ईएमएफ 10 वोल्ट था, पोटेंशियल राइज हो गया 2 वोल्ट, तो टोटल इफेक्टिव वोल्टेज कितनी बन गई, 12। तो ये इसकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी ना वो 12 होगी। तो रिचार्जिंग के टाइम पे जो आपकी ओवरऑल नेट पोटेंशियल डिफरेंस होती है, एक तो होता है ईएमएफ प्लस आप ये पोटेंशियल राइज इसमें ऐड करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू ईएमएफ। अंडरस्टैंड कर लो बेटा, यहाँ पे आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू ईएमएफ। सो यही तो रिलेशन है। अब अगर करंट का वैल्यू 0 होगा मतलब सेल यूज नहीं हो रही है, अगर सेल यूज नहीं हो रही है तो ये करंट का भी वैल्यू 0 आएगा, इस करंट का भी वैल्यू 0 आएगा। जरा यहाँ पे 0 लिखो तो E विल बी इक्वल टू V, सो यहाँ पे भी E विल बी इक्वल टू V। तो जब सेल यूज नहीं हो रही है ना, फिर उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है ना, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो मतलब है वो सेम होता है। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट तब है जब सेल यूज हो रही है, क्योंकि जब सेल यूज नहीं हो रही है तब दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है, उसको आप चाहे ईएमएफ कहो या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहो, यूजुअली हम उसको ईएमएफ कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन तब होती है जब सेल यूज होती है, क्योंकि यूज करने के टाइम पे या पोटेंशियल ड्रॉप होगा या अगर सेल रिचार्ज होगी तब पोटेंशियल राइज होगा। तो ये ड्रॉप या ये राइज इस ईएमएफ से या तो माइनस होगा या तो ये ऐड होगा। तो अगर ये माइनस होगा तो वहां पे जो आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम आएगी, और अगर ये ऐड हुआ तो आपकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज्यादा आएगी। ठीक है बेटा, तो सिंपल बेसिक डेफिनेशन क्या है ईएमएफ की, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली याद रखो, both basically represent the potential difference between two electrodes of a cell या two terminals of a cell, but EMF is defined when cell is in open circuit, when no current is flowing through the cell। दो टर्मिनल्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ कहते हैं, पर ईएमएफ तब कहना है इसको जब ये सेल यूज नहीं हो रही है। अब जब सेल यूज हो रही है फिर इस ईएमएफ को आप ईएमएफ नहीं, इसको आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि फिर इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इस ईएमएफ से डिफरेंट होता है। अगर सेल यूज हो रही है तो फिर ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कम होगा। अब अगर सेल रिचार्ज होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी, ईएमएफ का वैल्यू कम होगा। तो मार्केट से जब आप सेल लाएंगे, अगर उस पर लिखा होता है ना 10 वोल्ट, वो 10 वोल्ट बेसिकली उसका ईएमएफ होता है। ये सेल मेरे हाथ में है, अभी ये यूज नहीं हो रही है, तो इसकी जो वोल्टेज है ना वो 10 वोल्ट है, सो दिस वोल्टेज इज बेसिकली ईएमएफ। अब जब मैं इसको यूज करूंगा, यूज करने के टाइम इसके थ्रू करंट जाएगी, तो इसके अंदर से जो रेजिस्टेंस है वहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा तो बचेगा कितना, अगर 10 वोल्ट की बैटरी है, अंदर से पोटेंशियल ड्रॉप फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट का हो गया, तो बचा ना 7 वोल्ट, तो इसकी जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो 7 वोल्ट है, उसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब रिचार्जिंग के टाइम पे उल्टा होता है, जो अंदर से ड्रॉप होना था वो राइज होता है, 3 वोल्ट अब माइनस नहीं वो ऐड होगा। अब अपनी वोल्टेज 10 थी, प्लस कर लो 3 तो 13 वोल्ट इसकी इफेक्टिव वोल्टेज बनेगी। We call that terminal potential difference. So this is the difference between EMF and terminal potential difference. और इसमें याद रखेंगे बेटा, ये जो EMF है ना, it does not depend upon the distance between these two electrolytes, और it does not depend upon the quantity. ये क्वांटिटी अंदर से कितना इलेक्ट्रोलाइट भरा है एक सेल में, इस पे डिपेंड नहीं है। आप कभी देखेंगे कि छोटी सी सेल भी 10 वोल्ट की होती है, बड़ी सेल भी 10 वोल्ट की होती है। ठीक है, छोटी सेल में कम इलेक्ट्रोलाइट होता है, बड़ी सेल में ज्यादा, पर दोनों की वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि अंदर से इलेक्ट्रोलाइट कितना भरा है। फाइन, सो दिस वाज योर ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा हम ऐसे करते हैं, अगर हमारे पास बेसिक सर्किट दिया है, ये सेल है, इसका ईएमएफ ई है,
इसकी रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस R। हमने इसको एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट कर लिया, ये लोड रेजिस्टेंस बेटा कैपिटल R है। अगर इस सर्किट में आपको टोटल करंट फाइंड आउट करनी है तो करंट ऐसे आएगी, क्योंकि सेल यूज हो रही है तो इस करंट का वैल्यू क्या होगा बेटा, करंट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। सो आप लिखेंगे ई इज द ईएमएफ। और इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, एक तो इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये लोड रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है तो ऐड होगा। सो बेटा आर प्लस स्मॉल आर। इस इक्वेशन से आप बेटा निकालते हो इस सर्किट में कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस या इस सर्किट में कितनी करंट होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल यूज होती है किसके बराबर होती है, E इज ईएमएफ, I इज करंट इनटू R। व्हाट इज R? R इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस करंट का वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकालते हो, फिर अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना है वो आप फिर इस इक्वेशन से निकालोगे। फिर बेटा आप डिफरेंट वेरिएशन देख सकते हो कि करंट और इस रेजिस्टेंस में कैसे रिलेशन आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस और इस रेजिस्टेंस के बीच में क्या वेरिएशन आ जाएगी, वो आप फिर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज अ बेसिक सर्किट कंटेनिंग ए सेल ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। आप याद रखेंगे सेल की जो प्रॉपर्टी है ना उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेल एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आपको करंट का वैल्यू निकालना है तो टोटल ईएमएफ देखो, डिवाइड कर लो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट में। जितने भी रेजिस्टर्स होंगे अगर वो सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस निकालो, पैरेलल में तो नेट रेजिस्टेंस निकालो, फिर उस रेजिस्टेंस को फिर आपको ऐड करना है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस फिर ऐड होगी तो वहां से टोटल रेजिस्टेंस आएगी, फिर जब करंट निकलेगी फिर आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकाल सकोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे होगा, ये R1 है, एक और रेजिस्टर है R2, हाँ एक और रेजिस्टर है R3, ऐसे इस सर्किट में आप कैसे करंट निकालोगे बेटा, पहले ये तीन पैरेलल में है ना, इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, तो वो मान लो दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, इन तीन की रेजिस्टेंस, फिर ये तीन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी दैट विल बी इन तीन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में, दैट विल बी R इक्विवेलेंट प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगी R। फिर करंट का वैल्यू कैसे आएगा, EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, सो दिस वाज एक्चुअली अबाउट internal resistance of a cell. This was about terminal potential difference and EMF of a cell. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।